अध्याय 2। आरोहण। आरोहण। लेखक संजीव। कुछ देर बाद रूप भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना? भूप? रुको, बुलाते हैं। अरे भूप! बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आवाहन कर रहा है। कितने लोग हैं वहां? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो हैं, उसकी घरवाली, एक लड़का है, लेकिन वो तो। आगे के शब्द रोक लिए थे उसने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वही लिवाल आया ना घोड़े पर आपको, किसी लड़के ने बताया। वो? रूप ने मुड़कर देखा। महीप वहां नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज। भूप तो यक किसी की बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर ना कर, जा चढ़ जा इस म्याल पर। इस पर? वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े और सरकार यक काम का वास्ता तुझे 4000 तनख्वाह देती है। वो बात नहीं दादा, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीजों के सहारे चढ़ते हैं। यहां तो साथ लाए नहीं। ओ? त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आईं। इतना इंतजाम हो गए? तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे, बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई। पहली नजर में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पांव किसी डिबके की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में। सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराशकर गढ़ा गया सख्त लंबोतरा चेहरा। उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें मध्यम मध्यम जलती हुईं। भौहों पर कटे का निशान वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हुआए थे भूप दादा। दादा। रूप जा झुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूं, तुम्हारा भगेड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहां कहां तक देखा। फिर देखते देखते नजरों की बर्फ पिघलने लगी। कब आया? अभी? अकेले? नहीं, ये है मेरे साथ। कपूर साहब जो मुझे लिवा गए थे, उनके लड़के शेखर साहब आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे। भूला?
अर्थात अनुज। चल गया अर्थात घर, चल कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए और बिना उनकी सम्मति का इंतजार किए, बिना इधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। रूप ने होठों पर अंगुली रखकर उसे चूहल करने से मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा वह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड, झाड़, झंखाड़, बगल में बहती सूपिन का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे जिनसे आंख मिचौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या वे। चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्रायः खड़ी चढ़ाई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे वे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन बचा रह गया ही है ना? फिर से नीचे उसके पास आए। उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी, फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भुला, ले पकड़ इसको। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा जो और भी नीचे खड़े हाँफ रहा था। पहले इसे चढ़ा लें, फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे। उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे। बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जाते थे। देख, एथ ही मजबूती से पकड़ी के राखी, इन हवा कि गिर गैल सूपनी मां। अर्थात देख, इसे मजबूती से पकड़े रख, ऐसा ना हो कि जा गिरे से सूपिन में। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वन मानुष थे या रोबोट थे, वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती, वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींचे लिए जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्रायः समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, यह देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखा। उसी के बगल में 2 छानी अर्थात छप्पर का झोंपड़ा भी। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल, फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सूपिन में गिरता था। हवा से बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था
पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ को ताड़ लिया और बोले, रूप, तेरी भाभी अर्थात भाभी। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा। यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। हाँ, वो तो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो, यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुत जोरों की बारिश है बाहर। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी। धीरे धीरे छंटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे ताल में पड़ी मछलियों, सीप, घोंघे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। भाई, बस थोड़ी सी ही धुंध छंटी है अभी। कहते हैं लियोनार्दो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था, मेरी मोनालिसा यहां है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव। मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे, आग के गिर्द। भुनी हुई मक्के की बाल और चाय भाभी सेंक सेंक कर दिए जा रही थी। वे नमक और मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहां इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। यहां? भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है? मुझे और शर्मिंदा ना करें तो सुन भूला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थीं। उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ ना उठा सका, धसक गया। और अपने 30 नाली खेत, मकान, मां, बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर था, इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने। लाचार, असहाय तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई। खेत भी खींचकर निकाल लेते, मां बाबा को भी। लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा ना मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ही तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसाव हुए थे। रास्ते बदल गए,
नदियां बदल गईं। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता। मौत की तरह फैला हुआ म्याल। भाभी चाय दे गई थीं, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेंका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें। वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हो आई थीं। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गीध ने कहा था, मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर, मैं याद दिलाता हूं। गीध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा, क्यों? गीध बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीध उसके बचकानेपन पर हंसा। तो नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठण गया मुकाबला। गीध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज ना छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी, तो क्यों ना मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं? कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण ही निकल जावेंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गीध की पीठ पर। गीध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी। मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी जो। कहानी खत्म करके अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कश खींचे, फिर बोले, तो भोला, इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल दिया था। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहां का। थोड़ी बहुत खेती शुरू करी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? शैला? रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हां, अभी तक तुझे याद है? इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा। फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई। बर्फ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवां बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहां से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांक के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सोपिन में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने, जब रातों को बर्फ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गया। जाड़े में तो जम जाता होगा,
फिर बर्फ से ढक जाता होगा यह सब? शेखर ने पूछा। अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं। 24 घंटे आग जलती रहती है। बर्फ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहां? मेरा मतलब शैला भाभी। वो ही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का ना था। फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत। ए तेरी दूसरी भाभी। शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी मां को जाने क्या सूझा कि एक दिन हाई से कूद गई सुपिण मां। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा। लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनाहगार समझता है अपनी मां की मौत के लिए। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए ना, काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना। दिख तो नहीं रही। धुंध काफी को छंट चुकी थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजिमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, तेरे पीछे मां गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं। तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? हम
आपको क्या लगता है? दोनों ही हंस पड़े भूप, शायद पहली बार। बोले, हम कहाँ के पहाड़ हुए भुला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा, रूप का गला भर आया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत। दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लेवा जाना चाहता हूं। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। ना, हां कहा, ना, ना। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भोइला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए। कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए भी। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका तो वो ही है, गीत और नन्ही चिड़िया वाला। जहां जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहां बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। ओह, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। भूप को जैसे उनकी सुधि अब आई हो। फिर जोर से बोले, सुन लिया, सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नजरों से देखा। तो बैल भी हैं यहां, मगर ये आए कैसे? बैलों को बाहर धूप में निकालकर बांधा भूप ने। छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहां? शेखर ने पूछा। कैसे आए? आप ही बताओ जी। सुना बड़ा मैंड अर्थात माइंड रखते हैं आईएएस वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भकुआ गया। अजी, कंधे पर ढो के ले आए इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर? इन्हें? क्यों? मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूं, आप दोनों को ला सकता हूं, इन्हें नहीं ला सकता? अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते ना, सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर वे हयाई पलकर बैल बने। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब ना दिया। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है। मालूम है। उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। यह तो सरासर खुदकुशी है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहता बचने का मुकाम। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज भर्रा रही थी। मैंने? ना। पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी। इसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। अबे कल ही नीचे नहीं गया था। मगर
आपने किसी से बात तो नहीं की? नी की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं, जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में। यहां जहां हूं, बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है, यहां से नीचे देखने पर। मगर यहां आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूं? यहां मां है, बाबा हैं, शैला है, सोए पड़े हैं सब। यहां महीप है, बल्द हैं, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूं। दादा, ये सब देख देख कर, सुन सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अभी से भी बची खुची जिंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर चल रही थीं। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ करो भोइला, मेरी खुददारी को बख्श दो। अब तो जिंदा रहने तक नाई बल्द उतर सकदिन ना हम।